विद्यार्थियों, आज हम शासन या कार्यपालिका के संबंध में शुक्र के विचारों पर चर्चा करेंगे। इस संबंध में शुक्र के जो विचारों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला मंत्री परिषद के संदर्भ में उसके विचार, दूसरा राज कर्मचारियों के संदर्भ में उसके विचार और तीसरा है प्रादेशिक प्रशासन के संदर्भ में विचार। तो सबसे पहले शासन या कार्यपालिका के संबंध में मंत्री परिषद के संबंध में शुक्र का कहना है कि राज कार्य एक महान कार्य है और राजा को इसे पूर्ण करने में सहायकों की मदद लेनी चाहिए। उन्होंने राजा को एक ऐसे प्रमुख सहायकों को प्रकृति अर्थात मंत्री कहा है। राजा के ऐसे प्रमुख जो सहायक होते हैं उन्हें मंत्री कहा है। मंत्रीगण या अमात्यगण शासन के वामांग के समान महत्वपूर्ण होते हैं, जो राजा के को उचित परामर्श लिए बिना जो राजा उनसे उचित परामर्श लिए बिना शासन कार्य करता है वह दस्यु रूप होता है। तो इस प्रकार इन शब्दों में उसने जो है मंत्री परिषद की महत्ता का विवेचन किया है। मंत्रियों की जो है उसने कुल संख्या 10 बताई है, जो कि पहला है और जो वरीयता के अनुसार है। सबसे ऊपर जैसे पुरोधा या पुरोहित, दूसरे नंबर पर प्रतिनिधि, तीसरे नंबर पर प्रधान, चौथे नंबर पर सचिव, पांचवें नंबर पर मंत्री, छठे नंबर पर प्राणविवाक, सातवें नंबर पर पंडित, आठवें नंबर पर सुमंत्र, नवें नंबर पर अमात्य और 10वें नंबर पर दूत। यह सूची मंत्री परिषद के सदस्यों की वरीयता क्रम को भी स्पष्ट करती है। शुक्र के अनुसार सर्वोच्च स्थान पुरोहित का है और अंतिम स्थान दूत का है। इस वरीयता क्रम के अनुसार ही इन समस्त मंत्रियों के वेतन और भत्तों में भी अंतर है। शुक्र के अनुसार मंत्री परिषद में सबसे निम्न स्थान दूत का है और उसका जो वेतन तय होगा उसे 10% अधिक वेतन अमात्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो अमात्य का वेतन बनेगा उससे 10% अधिक वेतन सुमंत को प्राप्त होगा और इसी प्रकार के पूर्ववर्ती पदों का वेतन क्रमशः बढ़ता जाएगा। इस तरह प्रतिनिधि का जो वेतन तय होगा उसे 10% अधिक वेतन पुरोहित को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार उसने पदक्रम के अनुसार वेतन का भी जो है उसने जो वरीयता निर्धारित की है। विभागीय पद्धति के संदर्भ में शुक्र का विचार है कि मंत्री परिषद के सदस्यों के विभागों को भी निश्चित किया है और विभागीय पद्धति को के संदर्भ में उसका विचार है कि पुरोहित यज्ञादि धार्मिक कृत्यों एवं सामाजिक नैतिक मूल्यों से संबंधित कार्यों का मंत्री है। प्रतिनिधि राजा को सभी कार्यों में सहायता देता है और राजा की अनुपस्थिति में शासन कार्य चलाता है। इस पद पर प्राय युवराज को नियुक्त किया जाता था। प्रधान जो है यानी प्रधानमंत्री को शुक्र ने सर्वदर्शी कहा है, अर्थात वह मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के कार्यों पर दृष्टि रखता है और उनके कार्यों के में समन्वय स्थापित करता है। मंत्री परिषद का सचिव नामक सदस्य युद्ध मंत्री होता है और वह सेना के संबंध में समस्त ज्ञान रखता है। मंत्री का प्रमुख कार्य विदेश नीति का संचालन है। वह परराष्ट्र मंत्री है। प्राण विभाग की देखरेख में न्याय विभाग कार्य करता है और वह न्याय मंत्री है और प्रमुख न्यायाधीश भी है। पंडित विधि मंत्री है और वह समय समय पर सलाह देता है कि कौन सी पुरानी विधियों में संशोधन की जरूरत है। सुमंत वित्त मंत्री है जो कोष का अध्यक्ष है और राज्य के वार्षिक आय व्यय लेखा बजट को तैयार करता है। अमात्य माल मंत्री है और वह कृषि भूमि, खानों आदि पर से होने वाली आय का विवरण रखता है और वह प्रति भूमि व कृषि भूमि, जंगल आदि की भूमि का विवरण भी रखता है। वह नगरों व ग्रामों से प्राप्त संपूर्ण राजस्व की भी जानकारी रखता है। अमात्य सुमंत्र का अनुपूरक है। दूत का 10वां एवं अंतिम स्थान है। वह राजनयिक मंत्री है और उसे भ्रमणशील राजदूत कह सकते हैं। उसका प्रमुख कार्य अपने राजा व अन्य राजाओं के बीच संवाद स्थापित करना है। मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली के संबंध में शुक्र का कहना है कि प्रत्येक राजनीतिक विभाग का प्रभारी
एक मंत्री होता है और उसकी मदद के लिए 2 सहायक मंत्री होते हैं। किसी भी विभाग का कोई प्रस्ताव संबंधित मंत्री एवं दर्शकों के द्वारा तैयार किया जाता है और तब राजा व अन्य विभागों की टिप्पणियों के बाद उस पर निर्णय लिया जाता है। मंत्रियों की योग्यताओं के संदर्भ में उसने अत्यधिक बल दिया है और उसके अनुसार वह 2 प्रकार की योग्यताओं पर बल देता है, सामान्य प्रकार की योग्यताएं और विशिष्ट योग्यताएं। राजा को ऐसे पुरुषों को मंत्री बनाना चाहिए जो शूरवीर, राजभक्त, मृदुभाषी, आत्मसंयमी, धर्मपरायण हों, कलेश सहन करने में समर्थ हों, हितकारी परामर्श देने वाले हों तथा मात्र कुल और जाति में ही श्रेष्ठ नहीं हों अपितु कर्म व शील में भी श्रेष्ठ हों। इन सामान्य योग्यताओं के अलावा किसी मंत्री में विशिष्ट योग्यताएं भी होनी चाहिए जो उसके विभाग के अनुरूप हों। जैसे कि प्राण विभाग में न्यायिक कार्य करने वाले के लिए कुछ विशिष्ट योग्यताएं हों। और शुक्र ने जो है मंत्री परिषद की कुछ विशेषताओं का उल्लेख भी इसी क्रम में किया है। जैसे कि मंत्री परिषद की कुल सदस्यों की संख्या 10 है, उनमें वरीयता क्रम है, उनके वेतनों में अंतर है, वे विभागीय पद्धति के आधार पर कार्य करते हैं और मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली लिखित होती है और सदस्यों की नियुक्ति के लिए सामान्य एवं विशिष्ट 2 प्रकार की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। अब मंत्री परिषद के बाद शुक्र का जो कार्यपालिका के संदर्भ में जो दूसरा मुख्य जो बात आती है या दूसरा उसने जो प्रकार बताया है वो है राज्य कर्मचारी, है ना। शुक्र ने राज कर्मचारी को राजभृत्य का नाम दिया है और उन सभी व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित किया है जो अपनी सेवाओं के लिए राजकोष से वेतन प्राप्त करते हैं, चाहे मंत्री हो चाहे साधारण भृत्य। राज कर्मचारी राजा के सहायक हैं और वे जो हैं नीति के निर्धारण तथा उसे लागू करने में राजा की सहायता करते हैं। शुक्र ने अधिकारियों की नियुक्ति की योग्यताओं मंत्रियों के समान ही बताई हैं, किंतु संभावना है कि जहां मंत्रियों की नियुक्ति में इन सामान्य योग्यताओं को अधिक कठोरता से लागू किया जाता है, वहां अधिकारियों की नियुक्ति में कुछ सीमित कठोरता रहती होगी। शुक्र ने जो राज कर्मचारियों के प्रकारों का उल्लेख करते हुए बताया है कि पहले मंत्री एवं उसके सहायक, दूसरे स्थान पर विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी जैसे कि सचिव, अश्व विभाग का अधिकारी, अश्वाधिप ऐसे, और विभिन्न कलाओं व विद्याओं के विशेष अधिकारी। चौथा, राजा व राजमहल से संबंधित कर्मचारी। पांचवा, स्थानीय शासन से संबंधित कर्मचारी। छठा, विभिन्न विभागों के हीन व शूद्र भृत्य यथा दुर्ग शिल्पी, रंगकर्मी, लोह शिल्पी, जुलाहा, दर्जी, कुम्हार, धोबी आदि। शुक्र नीति अनुसार ने राजभृत्यों की जो है सेवा के नियमों पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने भृत्यों की नियुक्ति की योग्यताओं, पदोन्नति, पद अवनति, पद मुक्ति आदि पर विचार किया है। साधारण रूप में से एक भृत्य का सेवा काल 40 वर्ष है, किंतु अयोग्य व भ्रष्ट सेवकों को इससे पूर्व पद विमुक्त किया जा सकता है। शुक्र ने नौकरियों के दौरान कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की है और उनके विश्राम व अवकाश के नियम भी बनाए हैं। उनका मत है कि भृत्य के वेतन के एक भाग को काटकर राजकोष में जमा किया जाना चाहिए और इस प्रकार इकट्ठी की गई राशि का भुगतान सेवानिवृत्ति के बाद किया जाना चाहिए। शुक्र की यह व्यवस्था आधुनिक भविष्य निधि योजना का ही समान है। इस प्रकार उसका मत है कि भृत्य को उसके वेतन का 8वां भाग प्रतिवर्ष इनाम के रूप में मिलना चाहिए। वस्तुतः यह व्यवस्था आधुनिक बोनस के समान है। शुक्र ने भृत्यों के वेतन पर भी विचार किया है और इस विषय में वेतन के 3 सिद्धांत उसने दिए हैं: कार्यमाना भृत्ति, कालमाना भृत्ति और
कालमिति भृति। इसके अलावा वेतन की अधिकतम व न्यूनतम सीमा पर भी शुक्र ने प्रकाश डाला है। शुक्र नीति ने राज्य कर्मचारियों के कर्तव्यों पर भी प्रकाश डाला है और कहा है कि उन्हें अकर्तव्यों से बचना चाहिए। शुक्र का मत है कि राज्य कर्मचारी को राजा के प्रति महत्वपूर्ण निष्ठा और साथी कर्मचारियों के प्रति सद्भाव का आचरण करना चाहिए। इस विवरण को हम कर्मचारियों की आचार संहिता कह सकते हैं। शुक्र का कहना है कि जब राजा का व्यवहार कर्मचारियों के प्रति उचित व नियमानुसार न हो अथवा स्वेच्छाचारी हो तो कर्मचारियों को ऐसे राजा की सेवा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार शुक्र ने राज कर्मचारियों के बारे में जो मुख्य बातें बताई हैं उनको हम सार रूप में वर्णित करें तो पहले राजकार्य के सफल संचालन के लिए राज कर्मचारियों की नियुक्ति परम आवश्यक है और दूसरी वे सभी व्यक्ति राज कर्मचारी कहलाते हैं जो राजकोष से वेतन प्राप्त करते हैं। तीसरी, राज कर्मचारियों की योग्यता के आधार पर उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए। चौथी, उनके कार्यों के अनुसार राज कर्मचारियों के अनेक वर्ग हैं। अगली है राज कर्मचारियों की सेवा के अनेक नियम हैं। राज कर्मचारियों की एक आचार संहिता है और कर्मचारियों को अत्यंत हीन प्रकृति से राजा की नौकरी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार शुक्र ने जो है कार्यपालिका के क्षेत्र में मंत्री परिषद और राज कर्मचारियों के जो है बारे में विस्तार से चर्चा की है। तीसरा हमारा इसमें आता है प्रादेशिक प्रशासन। शुक्र ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को केंद्रीकृत व्यवस्थित एवं संगठित रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने केंद्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन का उल्लेख किया है। संपूर्ण प्रशासन व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान राजा का, उसके बाद युवराज का, उसके बाद 9 प्रकृतियों का तथा उसके बाद विभागों के प्रमुख अधिकारियों का स्थान होता है। शुक्र ने शासन के विभिन्न लेखों का उल्लेख किया है और कहा है कि शासन कार्य मात्र लिखित लेखों शासन के आदेशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों के समान शुक्र नीति सार ने भी प्रांतीय प्रशासन पर स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। संभावना है कि जीते गए राज्य के प्रदेश को प्रांत का दर्जा दिया जाता था और राजा, युवराज व मंत्री परिषद की मदद से इसका शासन करता था। कभी कभी राजा इन प्रांतों पर सामंतों की नियुक्ति करता था और उनके माध्यम से शासन कार्य करता था। शुक्र ने नगरों व ग्रामों के प्रशासन का विवरण दिया है जो स्थानीय प्रशासन पर प्रकाश डालता है। उन्होंने नगरों व ग्रामों के 6 अधिकारी बताए हैं: सहसापति, मामनेता, भागहार, लेखक, शुल्क, ग्राहक और प्रतिहारी। इसके अतिरिक्त शालधिप एवं रक्षा पुरुष नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। ग्रामीण प्रशासन की इकाई जो है 1, 10, 100, 1000 और 10,000 ग्राम थी और उनके अधिकारियों को क्रमशः ग्रामप, नायक, सामंत, सहस्त्र ग्रामप तथा आशापाल या स्वराट कहा जाता था। तो इस प्रकार उसने स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में भी विस्तार से चर्चा की है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।